गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये मैं आज वंशवाद, परिवारवाद जो भारतीय राजनीति में करीब पिछले 50 से अधिक वर्ष से ये शब्द लोग विरोधियों के लिए प्रयोग करते रहे हैं बार बार कि राजतंत्र आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ऐसा भैया कोई राजतंत्र नहीं है। हमारे संविधान ने स्पष्ट व्याख्या कर रखी है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु होनी चाहिए और किस तरह का आचरण होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अमुक व्यक्ति के परिवार से ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित नहीं होना चाहिए, इस पद पर नहीं रहा हो, अमुक व्यक्ति के वंश में ऐसा न रहा हो। ये कोई शब्दावली नहीं है। हमारा खुद का अनुभव बता रहा है कि लंबे समय से राष्ट्रपति महोदय और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री हमने देखे हैं कि उनके स्वयं पुत्र पुत्रियों ने चुनाव लड़ा, हार का सामना किया है। ये लोकतंत्र, इसमें चुनाव ये कहा है वो किसी भी उसके पिताजी किस पद पर बैठे हैं, माताजी किस पद पर बैठी हैं, ये कोई योग्यता और अयोग्यता ही नहीं है। मैं यहाँ एक तो साफ बात ये कर देना चाहता हूँ और नेताजियों सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, भैया आप कुश्ती के पहलवान की तरह अपनी तर्क शक्ति और अपनी योग्यता से रहिए, वो अच्छे हथकंडों से नहीं। ये कोई शब्द कहीं हमारे संविधान में वर्णित शब्द नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं आपकी तरफ से बतौर अरस्तु जो उपाधि चाह रहा हूँ, और अकेली उपाधि नहीं, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं अपनी जो बातें कहें वो आप फीडबैक दें कि हाँ भाई आपकी बात जो कही गई थी वो अच्छी थी, जो अभी तक इधर उधर समाचार पत्र या पुस्तकों से हमें प्राप्त नहीं हुई थी। तो मैं पहले बता दूं, वंशवाद कोई योग्यता नहीं है। परिवारवाद भारतीय संविधान के अनुसार किसी पद पर निर्वाचित होने के लिए या किसी पद का प्रत्याशी बनने के लिए कहीं भी वर्णित अयोग्यता नहीं है। अब जो मेरा खुद जो चैनल जो चाह रहा है, ये सिर्फ मैं दो शब्दावली इसलिए बताया कि हमारे यहाँ कहीं भी संविधान में अयोग्यता, ये कोई दोनों अयोग्यता नहीं है। कौन कहाँ से आता है और किस इस तरह का धनी है, गरीब है। कई बार कुछ प्रत्याशी इस तरह की बातें करती है कि अमुक अमीर है, अमुक गरीब है, ये बहुत उच्च शिक्षित है, मैं आप जैसा हूँ। मतलब सामान्य स्तर के मतदाताओं को जिनकी आर्थिक या शैक्षिक योग्यता के स्तर के अनुसार एक कलाकार की तरफ प्रभावित करने के लिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कलाकार अपनी कलाकारी दिखाएं, परंतु जो हमारा चैनल तो पहले का दिया कि लोगों में राजनीतिक समझ विकसित करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता, रंगनाथी के लिए काम नहीं चला है। हम ये चाहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक विज्ञान की बातें हों, राजनीतिक सरकारों की नीतियों की चर्चाएँ हों, इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए। ये कोई व्यक्ति क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे नहाता है, कौन सा साबुन प्रयोग करता है, ये बहुत घिसी पीटी और एक मतलब राजनीति को बदनाम करने वाली बातें, राजनीतिक विज्ञान को, कि इनका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी पद पर निर्वाचित व्यक्ति की हमें रसोई नहीं देखनी है, हमें उसकी वर्किंग स्टाइल, उसका काम करने का ढंग और समाज से जितना उसका संबंध है, उसकी कार्य प्रणाली का हमें चर्चा उस पर करनी है। ये हमारा जो मीडिया भी इस तरह की बातें बार बार, उनके दो प्रकार के मीडिया, कुछ उनके अंध भगत या प्रशंसक बन जाते हैं, वो तो अच्छी बात लिखते नहीं कि उसमें कमी क्या है। दूसरे वो है कि वो उसमें अच्छा गुण नहीं लिखते, उनका काम सिर्फ उसकी बुराई करना। भाई मैं मीडिया कर्मियों से भी एक निवेदन करूँगा साथियों कि बिल्कुल बहुत गलत इमेज बनती आ रही मीडिया की, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जा रहा है। और भैया बहुत अपेक्षा की जाती है, कहते बड़ी निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के क्षेत्र की दो योग्यताएं हैं, निष्पक्षता और निर्भीकता। तो मैं विशेष रूप से कहूँगा जो दो भागों में जो बढ़ रहे हैं, जो मीडिया कर्मी, उनकी जो समाचार जो सुन रहे हैं, जो श्रोता ऑडियंस, वो उनका सबका ये हो रहा है कि इनको मत सुनो, बकवास बंद करो। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ भी नहीं, एक गद्दार व्यक्ति विश्वास शब्द को ख़त्म करता है। कहते किसी रात को रोते व्यक्ति को किसी ने शरण दे दी, वो चोरी करके भग गया, तो भविष्य की जो गली में अगर कोई रोता और परेशान मिलेगा तो लोग शरण नहीं देंगे। यानी उसने समाज के विश्वास शब्दावली को समाप्त करने का प्रयास किया। तो मैं विशेष रूप से मीडिया कर्मियों से आह्वान करता हूँ
कि उन पर बिल्कुल भी ये ठप्पा नहीं लगना चाहिए कि अमुक नेता का प्रशंसक है या अमुक दल का प्रशंसक है, इसको तो मुख्य पृष्ठ पे लिख रहा है, दूसरी सत्ताधारी सरकार होते हुए उसके मंत्री को सबसे लास्ट में एक छोटी सी जगह टिप्पणी लिख रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं करें। और मैं नेताओं से भी एक बात कहूँगा, निर्वाचित सरकारों से भी एक बात कहूँगा, आजकल बड़े सस्ते माध्यम हैं, यूट्यूब चैनल और दूसरे, ज़्यादा अखबारों को विज्ञापन में ना दें। अपना प्रसारण माध्यम सामान्य रूप से प्रचारित कर सकते हैं, कोई बात कहनी हो तो। बाकी ज़्यादा जो विज्ञप्तियाँ देते हैं बार बार अपना प्रचार करने के लिए, उससे क्या है, अखबारों में एक होड़ मचती है आर्थिक लालच में कि मुझे अमुक अधिकारी, अमुक जो मंत्री या अमुक सरकार मुझे हमारे अखबार को विज्ञापन मिलेंगे, इस आड़ में धन देंगे। ये प्रथाएं लगभग बंद हो जानी चाहिए। अपनी योग्यता आप चुनाव घोषणा पत्र अपने समाचार पत्र में लिख रहे हैं ना, या दूसरे और माध्यम हो सकते हैं जो जनता वर्ग को संदेश प्रेषित करना हो, तो मैं समाचार पत्रों से ये भी कहूँगा कि उनका दायित्व बनता है कि विज्ञापन नहीं, वो समाचार के रूप में भी कोई इस तरह को अभियान सरकार चला रही है जो जनता से जन अभियान है, तो उनके जो पाठक हैं वो उनको भुगतान करते हैं और वो इस तरह के समाचार प्रेषित कर सकते हैं, तो ज़्यादा सरकारी विज्ञापनों का बोलबाला भी न रहे। ये प्रथा भी एक बहुत ही गलत बढ़ी आ रही है धीरे धीरे अनावश्यक रूप से। दूसरे माध्यम हैं, आजकल सरकार अपने चैनल चला सकती है, यूट्यूब चैनल जो मुफ्त चल रहे हैं, मुफ्त जनता तक पहुंच सकते हैं। तो अनावश्यक रूप से मारा मारी न करें विज्ञापनों की। मैं चौथे स्तंभ से कहूँगा कि वो अनावश्यक रूप से ज़रूरत से अधिक प्रशंसा और ज़रूरत से अधिक बुराई, यानी वो निष्पक्षता से उस काम करके दिखाए नहीं, ये विश्वास खो देंगे। जो भावी पीढ़ियों की जो कहते हैं कि जो पीछे की पीढ़ी गलती करती है, आगे की पीढ़ी की वो नस्ल को समाप्त कर देती है, तो अच्छा नहीं जाएगा इसका असर। तो आप सभी मिलकर मैं ये चाहता हूँ कि जनता की तरफ से फीडबैक आए कि पत्रकार स्वयं ना कहें कि मैं निष्पक्ष हूँ, निर्भीक हूँ, नहीं, खुद जनता की तरफ फीडबैक आता है सामूहिक रूप से, भैया अमुक पत्रकार अच्छा है, ठीक बोलता है। और एक बात मैं हमेशा बता दूं आपको, एनालाइज करना, पत्रकारिता वालों को मैं एक बात भी सिखाना चाहूँगा कि एनालिसिस वही होता है, विश्लेषण वो होता है जो आदमी की अच्छाई बुराई दोनों बातें बताएगा। यदि एक ढंग से चलने लग गया तो पता लग जाता है ये तो कटु आलोचक है, यानी एक तरफा आदमी जो निष्पक्ष नहीं माना जाता। हर व्यक्ति में, हर सरकार में अच्छाई होती हैं। जो सरकार ने कार्य किया अपनी अवधि के दौरान, किसी भी सरकार ने, राज्य और केंद्र सरकारों की जो बातें जब चल रही हैं, तो निश्चित रूप से उनमें काफ़ी गुण और काफ़ी अवगुण, गुण और दोष पाए जाते हैं। तो मीडिया कर्मियों का काम है कि निष्पक्ष होकर गुणों को भी और अवगुणों को भी जनता के सामने लाएं, ताकि उनसे एक प्रकार से जो समाचार पत्रों के प्रति या जो जन संचार माध्यम जो हैं उनके प्रति ज़्यादा लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। क्योंकि कई बार देखते हैं लोग अपना जो सरकारी रेडियो पर जो समाचार सरकार के प्रतिनिधि रूप में पढ़ी जाती है सामान्य रूप से, जो कि BBC हिंदी सेवा बड़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही थी लोगों के अंदर, भाई वो ज़्यादा स्पष्टवादिता के साथ जो इस तरह की बातें बताते हैं। तो मैं विशेष रूप से ये बात कहूँगा कि मीडिया में निष्पक्षता बढ़े, सरकारी विज्ञापनों पर खर्च कम से कम करें, अन्य साधन उपलब्ध हो गए आजकल, ये बेकार में अनावश्यक होड़ न बनाएं। और दूसरा जो मैंने बताया था कि परिवारवाद और जो वंशवाद, ये हमारे संविधान में कहीं शब्द नहीं है कि इस व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराते। कि प्रधानमंत्री का बच्चा चुनाव लड़ रहा था वो अयोग्य नहीं है, मुख्यमंत्री का बच्चा चुनाव लड़ रहा तो अयोग्य नहीं, राष्ट्रपति मोदी की अगर पुत्री चुनाव लड़ती है और लड़ा भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो वो कोई अयोग्य नहीं है। और उन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बच्चों को हर का मुँह देखना पड़ा है। यहाँ भारत के 1972 के चुनाव में झुंझुनू निर्वाचन क्षेत्र से घनश्याम दास बिड़ला जी ने चुनाव लड़ा था, हर का मुँह देखना पड़ा उनको, जबकि उस समय विश्व स्तर पर चर्चा थी उनके धनाढ़ेपने की। एक आम प्रत्याशी से, मतलब बिड़ला जी का उनका कोई मुकाबला नहीं था, लाखों करोड़ों गुना भी, मतलब आय में बहुत असमानता थी, बहुत ज़्यादा अंतर। तो मैं उस बात को कह रहा हूँ कि हमारी अच्छी बातें आगे बढ़े, वंशवाद और परिवारवाद को ज़्यादा आधार न बनाएं। और मैं युवा पीढ़ी को, ये चैनल मैं लंबे समय तक इसीलिए एक निःशुल्क मेहनत कर रहा हूँ, आप सबको मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, भारतीय युवाओं को, कि मैं चाहता हूँ कि भारत में जो विधानसभा और विधान परिषद है उनमें बच्चे अच्छी अच्छी बात लेकर, अच्छे अच्छे राज्यवार इकट्ठे होकर, और राज्यों के कल्याण के लिए, हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर तो इतनी सरकारों का गठन, बड़ा देश का मामला हो जाता है, इतना आसान नहीं, परंतु राज्य स्तर पर
मैं कह रहा हूँ कि मैंने लंबा चौड़ा एक ये अनुभव और उदाहरण पढ़े हैं कि हमारे यहाँ अनेक लोगों ने नए क्षेत्रीय दलों का गठन किया और पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें, एक नहीं अनेक सरकारें आप उठा कर देखो, अब भी हैं और पहले भी हमारे क्षेत्रीय दल जिसे कहते हैं, उसका कारण एक है कि नए युवा जो खड़े उठते हैं तो वो अपना दल गठित कर लेते हैं और राज्य में निश्चित रूप राज्य तक तो उनकी गद्दी तक वो लोग पहुंच जाते हैं। तो युवा आगे आए, जनता की जो हाउसेज की बात है, जॉब की बात है, और यूथ्स के लिए जो अच्छी यूथ हैं, 20-21 साल में राजनीति विज्ञान अच्छा सीखें, पढ़ें, राजनीति विज्ञान के बड़े बड़े टेस्ट पास करें, नेट क्या, सिविल क्या, और दूसरी अच्छी मास्टरी करें राजनीति विज्ञान की, और भारतीय लोकतंत्र की सेवा करें। बिल्कुल चुनाव में अपना भाग्य आजमाएं। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, मैं सिर्फ एक निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ भारत माता की बेटा बेटियों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे आएँ और इस बार या अगली बार तक भारत में जैसे सेना के अंदर युवा सैनिक भर्ती किए जाते हैं, ऐसे लोकतंत्र के अंदर नए बच्चे अभी से अच्छे सीख लें और 25 वर्ष होने का इंतज़ार करें और मैदान में कूद जाएं और अच्छी विधायिका तैयार करें, अच्छे लोकतांत्रिक गुणों को दिखाएं और उससे पहले भी प्लेटफार्म पर काम करना शुरू कर दें ताकि डेमोक्रेसी नज़र आने लगे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति अपने मत को मतदान करने के लिए भी जागरूक होगा कि भैया एक हमें अच्छी सरकार निर्वाचित करनी है। अभी लोगों की अगर इस तरह बातें सुन लेते हैं तो थोड़ा सा उनका मनोबल गिरता है। मनोबल गिराना नहीं, लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ानी है। धन्यवाद।